नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं वीडियो एग्ज़ाम 2018 दिसंबर में जो संपन्न हुई थी परीक्षा, उसके हिंदी के 50 प्रश्नों को। इस श्रृंखला में मैंने 2 पेपर सेट करा दिए हैं, एक FA सीरीज़ का और एक ई सीरीज़ का EA सेट। आज मैं लेकर आया हूँ बी सीरीज़ का BA पेपर सेट है। तो आइए देखते हैं क्या है वो हिंदी के 50 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो हम किसे लिखेंगे? स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, प्रधानाध्यापक जी को, शिक्षा अधिकारी को। तो किसे हम पत्र लिखेंगे मच्छरों से प्रकोप से संबंधित? हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे, शिकायती पत्र मच्छरों के प्रकोप से संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे हम स्वर अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं। सीधा सीधा याद रखिए कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो स्वर होते हैं वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? इन सब का उच्चारण किससे करते हैं? तालव्य से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंठ वर्ग में क वर्ग, अ, ई और ह आता है, मूर्धन्य में ट वर्ग, री और स आता है, ओष्ठ में प वर्ग, उ और बड़ा उ आता है। सभी जितने भी 3 पेपर सेट मैंने जो कराए हैं उन सभी में इन उच्चारण स्थानों के आधार पे जो इनका वर्गीकरण किया गया है वर्णों का, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसे याद कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। तो स्वर संधि पहला दिया गया है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, इसमें कौन सी संधि आ जाएगी? स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद? दीर्घ संधि। स्वर संधि का दीर्घ संधि हो जाएगा पुस्तक धन आलय। सद गति है तो इसका होता है सत धन गति, सत धन गति। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन का क्या होता है? दिक धन दर्शन। उज्ज्वल का होता है उत धन ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, शब्द में कौन सा समास समाहित है? ये जो गगनचुंबी है इसमें कौन सा समास बताना है? तो गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी, चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो अपशब्द क्या है? अपशब्द जो है संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है अपशब्द का, वो संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताना। तो अव्यय कौन सा? अफसोस जो है कौन सा अव्यय? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, संबोधन सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक। तो अफसोस प्रकट कर रहे हैं हम, वेदना प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोक सूचक अव्यय। संबोधन में हे अरे जैसे कहते हैं ना, हे सुनो। आश्चर्य सूचक वाव अरे, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। यहाँ पे तत्सम शब्द कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। तो कोयल का कोकिल होता है तत्सम, कुक्कुर जो है तत्सम शब्द है, कुक्कुर क्या है? तत्सम है। कुक्कुर का तद्भव जो है कुत्ता होता है, लाख का लक्ष्य होता है तत्सम, और भीतर का आभ्यंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यहाँ तद्भव बताना है, आलस का तद्भव क्या हो जाएगा? आलस। ये आलस ही हो जाएगा। यहाँ पे आलस जो है क्या है? तद्भव शब्द है, इसका आलस जो होता है तत्सम। कुष्ठ का कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कोढ़। अंधकार का अंधियारा हो जाएगा तद्भव। उल्लास का तद्भव उल्लास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न
है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द पूछा गया है। ये प्रश्न थोड़ी कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। तो अर्ध तत्सम यहाँ पे रात्रि, दई, बच्चा, कान। तो इसमें अर्ध तत्सम जो शब्द है, जो आयोग ने आंसर दिया है, वो क्या है? इसमें दई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। पहला है ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो ग्लास हम देखते ही बता देंगे कि ग्लास कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द वो विदेशी शब्द हो गया। स्रोत इतिहास के आधार पर प्रश्न जो है जो शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं: तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो यहाँ पे आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन में संज्ञा जो है कौन सा शब्द हो जाएगा? अनुशासन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा है। अनुशासन कैसा शब्द है? संज्ञा है। बाकी सभी जो है विशेषण हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 14। आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? जहाँ आप आ जाए, स्वयं आ जाए, वो कौन से सर्वनाम होते हैं? आप, स्वयं, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो सेल्फ से, जिसकी मीनिंग सेल्फ से रिलेटेड हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में वो सभी आते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण बताना है। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? नैतिक। नैतिक क्या है? विशेषण है। बाकी सभी संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे लिखने की आदत है, धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो ये पूरा आप देखेंगे, धीरे धीरे लिखने की आदत है। क्या? धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे लिखना क्या है? क्रिया है। धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया। कैसे क्रिया हो रही है वो बता रहा है धीरे धीरे। तो ये जो है क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन बात भी बहुत करता है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं है, ये बात है। बात जो है संज्ञा है। अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन अव्यय, जिसमें कोई विकार प्रयोग नहीं होता, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रविवार है तो कहाँ? घर पर ही रहेगा। बल प्रयोग, मतलब बलपूर्वक कहा जा रहा है कि वो घर पर ही रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? निपात। निपात भी जो है कि अव्यय की श्रेणी में आते हैं, बट ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का व्योम भी होता है, गगन भी होता है, नभ भी होता है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची होता है, आकाश का नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? संतोष का असंतोष हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द, क्या किसकी बात कर रहे हैं? युग्म शब्द। यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा या समझने में दिक्कत हो सकती है अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो। युग्म शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनके श्रुति सम होती है, मतलब सुनने में वो समान से होते हैं, बट उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो न्याय अन्याय कैसा है? विपरीतार्थक हो जाएंगे। धरा अचला कैसा? धरा और पृथ्वी कौन से हो जाएंगे? ये जो है कि धरा और पृथ्वी समानार्थी हो जाएंगे। अचल और अचला,
अचल और अचला ये कैसे हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक हो गए या युग्म शब्द हो गए। कौन से हो गए? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या फिर युग्म शब्द। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या? पर्वत और पृथ्वी। मान अपमान ये विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरों की बातों में दखल देना। एक ही शब्द क्या होगा? इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, मतलब वो कहावत और नहीं, एक शब्द बताना है। इसके लिए हमें दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप करना। क्या कहते हैं उसे? हस्तक्षेप करना, इंटरफियर अंग्रेजी में। आक्षेप, दूरदर्शी, उपकार, ये सब नहीं होंगे। क्या होगा? हस्तक्षेप करना। मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? के निकट, निकटता बता रहा है। समुच्चय बोधक शब्द होंगे या संबंध सूचक शब्द होंगे? सर्वनाम होगा, संज्ञा होगा। के निकट ना ही तो सर्वनाम होगा ना ही संज्ञा होगा। अब समुच्चय बोधक शब्द और संबंध सूचक शब्द, इसमें क्या होगा? ये संबंध सूचक शब्द होगा। ये अव्यय है। के निकट क्या है? अव्यय। ये समुच्चय बोधक और संबंध सूचक ये अव्यय के प्रकार हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर? संबंध सूचक। मुंबई और पुणे के बीच में जो संबंध बता रहा है वो कौन है? के निकट। के निकट मतलब उनके उसके पास में। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? तो अपने बच्चों के लिए कड़ी में विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम और संज्ञा। सर्वनाम और संज्ञा नहीं है। विशेषण और विशेषण भी नहीं है। परसर्ग की बात करें तो परसर्ग मतलब प्रत्यय या कारक चिन्ह। हम किसे कहते हैं? परसर्ग मतलब प्रत्यय या कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? परसर्ग। के लिए कारक चिन्ह, के लिए कर्ता ने कर्म को कर से, संप्रदान को के लिए, कि कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक को और के लिए। लेखपाल में जिस पे बहुत विवाद भी हुआ कि हरि ने मोहन को रुपए दिए, ऐसा कुछ प्रश्न आया था, उस पे कर्म कारक और संप्रदान कारक में बहुत सारी डिबेट हो रही है कि कौन सा कारक है। जैसे संप्रदान ही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं हो गया बहुवचन, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें, सखी का सखियाँ। तो यहाँ पे सखी और सखियाँ में देखेंगे तो सखी का क्या हो जाएगा? सखियाँ होगा। बट सखियाँ में सखा पे कौन सी मात्रा होगी? छोटी ई की मात्रा होगी। कौन सी होगी? इधर से मात्रा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। क्रिया में परिवर्तन किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? उसमें कर्मवाच्य होगा। क्रिया के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, वर्तमान काल हो जाएगा। रोहन मुंबई गया था, भूतकाल हो जाएगा। मैं कल घूमने जाऊंगी, हमने बचपन में भी पढ़ा था, जाऊंगी, जाऊंगा, जाएगा, ये सब भूतकाल भविष्यकाल के हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष तू का हो जाएगा तुम लोग। क्या हो जाएगा इसका सही बहुवचन? तुम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। और जब तब जैसे तैसे यदि तथापि ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे शब्दों से जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। खेल रहे हैं अगर देखा जाए प्रश्नवाचक तो है नहीं, विधान वाक्य, निषेध नहीं है, यहाँ पे आज्ञावाचक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? विधानवाचक। सिंपल टेंस है, साधारण वाक्य है, विधान वाच्य। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना। अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको मुझे पढ़ाना है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, इसका हो जाएगा तुमको। इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? तुमको। तुमको जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है।
तुमको मुझे पढ़ाना है, इसका जो शुद्ध होगा वो होगा आपको मुझे पढ़ाना है। अगर किसी से हमें पढ़ना है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। तो आपको मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ पे तुमको की जगह क्या होना चाहिए, शुद्ध होगा उसका आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पे चिन्ह को ही रेखांकित कर दिया गया है, इसलिए प्रश्न ही गलत हो गया। वैसे मुझे बाहर जाना है, यहाँ पे पूर्ण विराम जो अगर पूछा जाता तो शायद यही होता, ये रेखांकित हो जाएगा। जो यहाँ विराम चिन्ह की बात की जा रही है, तो इसमें एक ही चिन्ह है पूर्ण विराम का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं हम, जैसे कोई अंडरलाइन जिसे हम कहते हैं अधोरेख चिन्ह, क्या कहते हैं उसे, अधोरेख चिन्ह। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 34 में, ये देखिए अंडरलाइन किया गया है, लाइन दिख रही है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, अधोरेख चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। तो आंखें खोल दी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इसी को जो अंडरलाइन उसी को अधोरेख चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मुहावरा, मुहावरे का अर्थ भ्रम को दूर करना, आंखें खोल देना, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, आग लगने पर कुआं खोदना। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो इन सब के लिए पृथ्वी मतलब हमारा सोलर सिस्टम, अंतरिक्ष में सभी कहाँ पे हैं, अंतरिक्ष में है, ये हो गया। तारों के अलावा मतलब हमें सोलर सिस्टम में तारे केवल एक ही तारा है, जो कि कौन सा तारा है, सूर्य। हमारे सोलर सिस्टम में केवल कितने स्टार हैं, एक ही है, वो है सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जोड़ी, पार्वती महेश्वरी। पार्वती का अर्थ होता है माहेश्वरी। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, विपरीतार्थक, शेर का शेरनी विपरीत हो जाएगा, लड़का को लड़के, बहुवचन एकवचन हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जयपुरी नहीं बोली जाती, अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। तो जयपुरी जो है कि पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य में आता है, बिहार आता है, झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रदूषण से बचना चाहिए, नहीं। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल, मतलब सबकी एजुकेशन जो है, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। जो शिक्षा जो है मनुष्य जीवन की नींव है, यही इसका सही अर्थ सही अनुवाद हो जाएगा। एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, जो है अगर हम एक अच्छे राष्ट्र की बात करें तो एजुकेशन उसको लीड करती है, या शिक्षा हमें एक राष्ट्र निर्माण में अच्छा राष्ट्र निर्माण करती है। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, जो बेसिक शिक्षा है या बेसिक शिक्षा क्या कहते हैं उसे, बुनियादी शिक्षा, वो सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। हिंदी साहित्य, यहाँ से गद्यांश शुरू हो रहा है। यहाँ से हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भाग। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। आगे देखते हैं गद्यांश क्या क्या कह रहा।
तो भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्रकट होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनके जो काव्य की विशेषता क्या है कि वे गेय पद हैं, मतलब गाने योग्य। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है कि वह सजीव हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। हमने शुरू में ही देखा कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास जी कौन से काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। इनके अगर उत्तर देखना हो वाक्य में तो देख लीजिए। साहित्य इतिहास को, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से ये आप देख रहे हैं। उसके बाद पूछा गया है कि भक्ति काल के कृष्णोपासक कौन थे। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्णोपासक। किसके भक्त थे। कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी सूरदास जी की नहीं है। तो सुरसारावली, सुरसागर, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। रामायणी जो है कबीर की है। ये भी वाक्य में हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें इसका भी उत्तर मिल जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं है। उसमें श्रृंगार रस या वात्सल्य रस या शांत रस है। भयानक रस उसमें नहीं है। ये भी वाक्य में हमें उत्तर मिल जा रहा है। आप वाक्य को ठीक से पढ़ें और उसके उत्तर ढूंढें। आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आसानी से आपको ये पेपर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधे अधूरे किस विधा की रचना। आधे अधूरे जो है कौन सी विधा की रचना है। नाटक। राकेश मोहन की रचना है आधे अधूरे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध जो है कि तो जयद्रथ वध जो है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी। छायावादी रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। अभी हमें ये प्रश्न दोबारा मिल रहा है। पैराग्राफ जो दिया गया है गद्यांश उसमें भी दिया गया है कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया। वही प्रश्न है, बस वहाँ पे ये गद्यांश पर आधारित था। और एक प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 प्रश्न। ये सारे उत्तर जो मैंने बताए हैं ये सभी आयोग ने जो रिवाइज्ड आंसर की दी थी, संशोधित उत्तर कुंजी जो दी थी आयोग ने, अधीनस्थ आयोग ने, उससे आंसर जो उसमें उत्तर दिए गए हैं वही सारे उत्तर मैंने बताए हैं। कोई भी उत्तर मैंने अपने खुद के अनुभव पे नहीं बताया है या खुद के ज्ञान पे आधारित उत्तर नहीं बताया आप सभी को। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सर्च कर सकते हैं और इस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं आपकी पढ़ाई में सहयोग कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक छात्र हूँ। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।